हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियो में हमने आपको इंडियन शेयर मार्केट के बारे में एक बेसिक जानकारी दी थी, कैसे आपको क्या चीज़ देखना है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी आपको स्टॉक लेते समय, किसी भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कैसे किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करना है। कंप्लीट जानकारी दूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और तभी आप अपना एक डिसीजन ले पाएंगे कि हमको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में 2 और चैनल के लिंक दे दूँ, जिसमें से एक चैनल जिसमें हम आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बताते हैं। सो प्लीज़ जाके आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जो दूसरा चैनल है उसमें हम आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बताते हैं। सो प्लीज़ जाके आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बताते हैं कैसे आपको कंपनी के बारे में एनालिसिस करना है। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं शेयर मार्केट के लिए, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी टिप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एनालिसिस करिए, खुद इन्वेस्ट करिए, पैसा आपका है। अगर आप खुद से एनालिसिस करके इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो आप उसमें संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी से टिप ले रहे हैं, अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी लॉस होता है तो आप सामने वाले को ब्लेम करने लगते हैं। तो आप खुद एनालिसिस करिए। और मैं आपको पहले वीडियो में अपने बताया भी था कि कभी भी आपका ब्रोकर नहीं चाहेगा कि आप वेट करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें उसी का नुकसान है। हमेशा वो आपको यही बोलेगा, बस आप इन्वेस्ट करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। तो खुद एनालिसिस करें, और आज मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल वे में। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, पूरी कंपनी की ABCD की आपको कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, और कंपनी की सारी हिस्ट्री खोल के मैं आज रख दूँगा, आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। तो आपको टिकर टेप ये वेबसाइट में जाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको स्क्रीनर में क्लिक करना है और स्टार्ट स्क्रीनिंग में आपको क्लिक करना है। मैं आपको बता दूँ, टिकर टेप में आपको दुनिया भर की जितनी भी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे सारी कंपनी लिस्टेड हैं। और सॉरी, दुनिया की नहीं, अपने इंडिया की जो भी NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियाँ लिस्टेड हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जब आप स्क्रीनिंग में आएंगे तो सबसे पहले आपको देखना है मार्केट कैप। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जिस कंपनी का मार्केट कैप अच्छा लार्ज है, अगर 1 लाख सुपर मार्केट कैप है, तो आप कंपनी ग्रोइंग कंपनी है और कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा आपको लार्ज कैप मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करना है, उसी के बारे में एनालिसिस करना है। मैं आपको बता दूं कि लार्ज कैप की जो कंपनियां होती हैं, वो थोड़ा सा जो होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो धीरे होती है। हो सकता है साल भर में वो आपको 10 से 15 के बीच में दे, 10 तो मिनिमम देती ही हैं। अगर आपने निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है किसी में भी, तो वो 10 से 15 के बीच में आराम से रिटर्न देती हैं। मिड कैप की जो कंपनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा देती हैं, लेकिन मिड कैप का थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं। हो सकता है कि वो ग्रोथ ना भी करे, आपका पैसा जो है थोड़ा सा नुकसान में भी रहे। और ऐसे स्मॉल कैप में देखिए ऐसा होता है, अगर स्मॉल कैप की कंपनियाँ जो बूस्ट करती हैं, कोई कोई तो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाती हैं, आपको उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न दे के जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो कंपनी ग्रोथ ना करे, वहाँ पे आपको लॉस का सामना करना पड़े। तो मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा लार्ज कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ से आप जाके इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। लार्ज कैप में आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप सारी चीज़ें, एक जो कंपनी है सारी लार्ज कैप की हैं। और ऐसे मिड कैप में जाएंगे, ये सब आपको मिड कैप की आ जाएंगी, और ऐसे स्मॉल कैप में जाएंगे तो आपको स्मॉल कैप की आ जाएंगी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे एनालिसिस कर लेना है। तो हम बात करेंगे लार्ज कैप की। लार्ज कैप में हम किसी भी एक कंपनी को उठा लेते हैं। हम ले लेते हैं इन्फोसिस को। तो हमने इन्फोसिस को खोल लिया है, और तो जैसे ही आप इन्फोसिस के यहाँ पे आएंगे तो कुछ आपको ऐसा चार्ट आएगा पहले। तो ये एक दिन का ये चार्ट है, मतलब आज जो कंपनी का रिटर्न है वो 1.35% का है, ठीक है, प्लस में है, ठीक है। ऐसे ही आपको 1 मंथ का देखना है। ओवरव्यू में 1 मंथ में भी कंपनी ने लगभग 5.27% का रिटर्न दिया है
काफ़ी अच्छा है। और ऐसे ही आपको 1 ईयर का देखना है। तो 1 ईयर में कंपनी ने जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और कंपनी ने 3.37 का लॉस किया है। ऐसे ही आपको 5 ईयर में देखना है। तो 5 ईयर में काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 245.66 का कंपनी ने यहाँ पे रिटर्न दिया है। और अगर आपको मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम देख सकते हैं। तो कंपनी का ओवरव्यू कंप्लीट आपको एनालिसिस करना है। सबसे पहले आपको टाइम देना है। किसी भी शेयर में आपको इन्वेस्ट करने से पहले उस शेयर के बारे में पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस से करनी है। टेक्निकल में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, टेक्निकल आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लॉस करते हैं वो टेक्निकल में ही करते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तभी आप टेक्निकल करिए, अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आप फंडामेंटल करिए, आप इन्वेस्ट करिए, फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, साल 6 महीने 5 साल 10 साल, तो आप हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस को ही प्रेफर करें। और ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो आपने यहाँ पे देखा कंपनी के जो ऑल ओवर रेवेन्यू है काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे पी रेशियो 30 है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो कंपनी का बड़ी लार्ज मार्केट की कंपनी है तो ग्रोथ करेगी, क्योंकि अभी कंपनी ऑलरेडी 1 साल में अपने डाउन में आ गई है, तो फिर से एक बार अप में ही जाएगी। और पीबी रेशियो जो होता है, प्राइस बुकिंग रेशियो, वो काफ़ी कम है, तो ये भी जाएगी, कंपनी ऊपर ही जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है, फिर उसके बाद आपको जाना है फाइनेंशियल्स में। अब जो कंपनी की पूरी कुंडली है वो फाइनेंशियल में ही रहती है। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकम की, कंपनी कमा कितना रही है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टिप मिल जाएगी, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब इतना जो एल्डी रेट है कंपनी कितना है। तो आपको यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ जो लिखा हुआ है ये पूरी एक्यूरेट रहती है। ये चीज़ें ये कभी भी आपको गलत नहीं मिलेगी। अगर आप NSE में जाएंगे, कहीं भी आप चेक कर लें, ये सारी चीज़ें एक्यूरेट रहती हैं। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि हो सकता है यहाँ पे गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको 2014 से यहाँ पे 2022 तक का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है सारी चीज़ें। टोटल रेवेन्यू जो 2014 में था वो था 52,797। आपको देखना है कि हर साल कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ग्रोथ नहीं करेगी तब आपको कंपनी को चुपचाप छोड़ देना है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया, लगभग 4,000 के लगभग यहाँ पे ग्रोथ किया। फिर ऐसे ही यहाँ पे 9,000 के लगभग ग्रोथ किया। और हर साल कंपनी की जो ग्रोथ है 2016 में 65,000, 2017 में 71,000, 2018 में 73,888, 2019 में 85,000, काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया और यहाँ पे 2020 में 93। और सोचिए यहाँ पे लॉकडाउन का टाइम था, फिर भी कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर पहुँच गई है, 1,23,000 और 1,37,000। तो कंपनी ने अभी तक 2022 तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ किया। अब बात करते हैं इनकम की, क्योंकि अगर कंपनी ने ग्रोथ किया तो उसकी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कंपनी के पास लायबिलिटी ज़्यादा होगी। कंपनी ने ग्रोथ तो किया, कंपनी ने कमाया तो, लेकिन उसने सारा जो था वो भर दिया। तो आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, इनकम। तो कंपनी की जो इनकम है वो 10,000 2014 में थी, 1 करोड़ में सारी वैल्यू है, कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसे नहीं है, सारी करोड़ों में वैल्यू है। तो आपको करोड़ में सोचना है। 10,656 करोड़, फिर जैसे यहाँ पे 12,372 करोड़, फिर 13,489 करोड़, यहाँ पे 2016 में, 2017 में 14,353 करोड़, फिर ऐसे 2018 में 16,029 करोड़, फिर ऐसे 2019 में 15,404 करोड़, ऐसे 2020 में 16,594 करोड़, और 2021 में 19,351 करोड़, और 2022 में 22,110 करोड़। तो जो कंपनी की इनकम है ऑल ओवर बहुत अच्छी बढ़ी है 2014 से लेकर 2022 के बीच, 10 से डायरेक्ट 22 में लगभग 100% से ऊपर का, तो काफ़ी अच्छा है, इनकम भी बहुत अच्छी है।
फिर बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होता है वो कंपनी के बारे में सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा तो उसको ज़रूर समझ में आएगी बैलेंस शीट वगैरह, जो नहीं होंगे उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के पास एसेट कितने की है। कंपनी के पास जो एसेट होते हैं हमेशा वो भी हमेशा इंक्रीजिंग में होना चाहिए। अगर कंपनी की अपने एसेट को बढ़ाएगी, कंपनी अपना जो भी है वो बढ़ाएगी एसेट, तभी कंपनी ग्रोथ करेगी, नहीं बढ़ाएगी तो नहीं करेगी। तो 2013 में जो कंपनी के पास एसेट थे वो थे 35,343 करोड़ की, जो भी करोड़ में वैल्यू है। ऐसे 2014 में 43,078 करोड़ की। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि हर साल जो कंपनी का एसेट का वो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और 2022 में अगर कंपनी का करंट एसेट देखें तो 67,185, मतलब हर साल कंपनी की जो एसेट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी की टोटल एसेट का। ऐसे एसेट भी करंट एसेट था, ये नॉन करंट एसेट था। टोटल एसेट भी जो दोनों चीज़ें बढ़ी हैं ये भी बढ़ा होगा। 2022 में आके है 1,07,511 करोड़ और 46,000 से शुरुआत। काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी से मतलब होता है कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितनी, कंपनी का दायित्व कितना है। हो सकता है कंपनी, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी कंपनी के बारे में देखते हैं कि कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है और हम मान लेते हैं कंपनी का सब कुछ बहुत अच्छा, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। कंपनी अगर बहुत अच्छा मार्केटिंग कर रही है, कंपनी की जो ऐड आ रही है वो टीवी में हर जगह चारों तरफ आ रहे हैं, तो हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं। लेकिन होता ये है कभी कंपनी होती है कर्जे में, और कंपनी कर्जे से ही सारी चीज़ें कर रही होती है और हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और होता ये है कि कंपनी उन कर्जों को लौटा नहीं पाती, दे नहीं पाती, और कंपनी बैंकरप्ट हो जाती। तो ऐसी कंपनी, आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको खुद चेक करनी है। अगर कंपनी के पास लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर कंपनी की जो नेट इनकम है, नेट वर्थ है, सॉरी नेट इनकम जो है, अगर वो लायबिलिटी से के बराबर है या लायबिलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट कभी नहीं करना है। वो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर सकती। अगर कंपनी की जो लायबिलिटी है वो उसके नेट इनकम के हाफ में जा रही है, तभी आपको वहाँ पे करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। एसेट एसेट से समझ में आ जाती है सारी चीज़ें। अगर देखिए कंपनी का एसेट जो है वो कितने में जा रहा है, 1,16,000। ऐसी कंपनी की जो लायबिलिटी है 33,000, मतलब काफ़ी अच्छी यहाँ पे लायबिलिटी है। मतलब लायबिलिटी से मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए कभी कंपनी नहीं दे पाती अपनी चीज़, कि अपना जो कर्जा है नहीं दे पाती है, तो उसमें क्या होगा कि कम से कम ये जो बैंक से अगर उन्होंने कर्जा लिया हुआ तो ये तो समझ में आए कि हाँ वो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 गुना से ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का जो उसके पास सिर्फ एसेट्स है कंपनी की। तो ऐसी करंट लायबिलिटी की बात करें तो 2013 में जो थी वो 8,099 थी, 2014 में थी 12,000। कंपनी की देखिए यहाँ पे 3 साल बहुत तेज़ी से लायबिलिटी बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे घटी है। और अभी जो कंपनी की करंट में लायबिलिटी है वो है 18,638 करोड़। काफ़ी ठीक है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज तो हुई है। हो सकता है कंपनी किसी अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए लिया हो, लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत ठीक है। अगर जो लायबिलिटी कंपनी के एसेट के बराबर हो, उस कंपनी में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। वो कंपनी कभी भी आपको धोखा दे सकती है, कभी भी वो कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी डाउन जा सकता है। तो ऐसे यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी। एनुअल रिपोर्ट में भी आपको यही सब चीज़ें होगी कि कैसे कंपनी का पूरा बैलेंस शीट आएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जो कंपनी के इन्वेस्टर हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो उनका वहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा, कंपनी का आगे का विज़न क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रहेंगी। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, तो ये सब चीज़ें आप बाद में चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके। लेकिन इतना पर्याप्त होता है अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो जितना मैंने आपको बताया, ये सबसे ज़रूरी ये आपको देखना है, लायबिलिटी, एसेट, इनकम। अगर आपकी लायबिलिटी आपके एसेट और इनकम से काफ़ी कम है, तभी आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है।
अब बात करते हैं कैश फ्लो की। अब कैश फ्लो को समझिएगा, ठीक है। कैश फ्लो जो होता है वो फ्री कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास फ्री कैश कितना है, हर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नेट चेंज इन कैश यहाँ पे भी आप पहले देखें कि हर साल बढ़ा है, लेकिन 2017, 2018, 2000 यहाँ पे घटा है, लेकिन यहाँ पे फिर से इम्प्रूव किया है कंपनी ने। हो सकता है उस समय कुछ कंपनी के पास खर्चे रहे हों। फिर यहाँ पे देखिए कितना तेज़ी से बढ़ा। यहाँ पे लॉकडाउन का पीरियड था 2020 में, फिर कंपनी ने यहाँ पे फिर से कंपनी का माइनस हुआ है, लेकिन फ्री कैश फ्लो आपका हमेशा बढ़ा है। तो आपको फिर भी वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 21,724 और 2013 में था 5,278, ये भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर चेक करनी है कि जो आपको कंपनी के पास जो कैश फ्लो है वो इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में है। तो ऐसे आपको चेक करनी है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। फिर यहाँ पे कंपनी का आप देख सकते हैं कि इसके कंपटीशन में कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबका पी रेशियो है, सबका पीबी रेशियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ से एक ग्राफ में कंपैरिजन भी देख सकते हैं, लगभग बराबर है। तो आपको हमेशा किसी भी कंपनी के बारे में जानना है तो इस वेबसाइट में ज़रूर विजिट करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके पास कितनी होल्डिंग है। प्रमोटर के पास 13% की होल्डिंग है। ये सब चीज़ें आपको देख सकते हैं, अगर टाइम है तो आप ज़रूर देखें। वहाँ की न्यूज़ भी देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपके पास न्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी कब कौन सी डिसीजन ले रही है कंपनी अपने अंदर, वो सब चीज़ों के बारे में जान होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि जिसके मतलब उसका भी रिसेंटली आईपीओ आया था, तो उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया कंपनी की यही सारी चीज़ें देख के कि हाँ कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं बात करने वाला हूँ बर्गर किंग एशिया की। तो ये बर्गर किंग का जब आईपीओ लॉन्च हुआ था तब लोगों ने इसके बारे में बहुत वो किया कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, ये तो 1 वीक का है। लेकिन अगर आप ऑल ओवर 5 ईयर के देखिए कंपनी का जो दिसंबर 2020 में 194 था, तब से लेकर आज तक जो कंपनी का वो डाउन में ही है। और आप मैक्सिमम की बात करें तो देख सकते हैं आप कितना डाउन में है। तो यहाँ पे कंपनी की जो ऑल ओवर ग्रोथ है वो बहुत डाउन है, और लोगों ने इसमें एसआईपी बहुत ज़्यादा की, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा की यहाँ पे एसआईपी लोगों ने। लेकिन यहाँ पे जो लोगों का पैसा है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं फाइनेंशियल की बर्गर किंग की। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। अब यहाँ पर आपको देखना है जो मैंने आपको प्रीवियस कंपनी में समझाया था, इस कंपनी में आप देखिएगा 2014 में था 7 करोड़ का 7.97, और 2022 में आके हो गया है 1500, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अब बात आती है नेट इनकम की। यहाँ पे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। नेट इनकम जो थी माइनस में है पहले से ही 24 ठीक करोड़ है, और अब जाके नेट इनकम हो गई -187 करोड़। मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में है। कंपनी जब बहुत ज़्यादा लॉस में है तो लोगों ने यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट किया, यहाँ पे लोगों ने क्यों उसके आईपीओ खरीदे, क्यों उसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। ये होता है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एनालिसिस। किसी ने कोई एनालिसिस नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की।
अब देख सकते हैं बैलेंस शीट में करंट एसेट कंपनी के पास थे 2014 में 23 करोड़ के लगभग। फिर बात करते हैं 2022 में, 2022 में है 746, काफ़ी अच्छा, कंपनी ने यहाँ पे अच्छा ग्रोथ किया। लेकिन अब बात करते हैं लायबिलिटी की। यहाँ पे एसेट 746 करोड़ का है। अब लायबिलिटी की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटी है 501 करोड़। मतलब अगर कंपनी, ठीक, कंपनी एसेट अपना हमेशा हर कोई बढ़ा के दिखाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते लेकिन थोड़ा बहुत हर कोई अपना एसेट बढ़ा के दिखाता है। और अगर कंपनी अपना ऐसे 746 करोड़ की एसेट अगर वो अपना बेचने भी जाएगी अपने सारे कर्जे खत्म करने के लिए, तो आधे दाम में उसके सारे एसेट बिकेंगे। तो मतलब ये ही, कंपनी के पास उतनी ज़्यादा लायबिलिटी है जितना उसके पास एसेट नहीं है। तो क्या आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जहां कंपनी की जो लायबिलिटी है, जो कंपनी के ऊपर उधारी है, वो उसकी एसेट से भी कहीं ज़्यादा है? तो ऐसी कंपनी में कभी भी कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। ऐसी कंपनियों को आप हमेशा, आपको खुद एनालिसिस करना है, तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। हमेशा ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है जहाँ पे एक तो नेट इनकम, जो इनकी तो इनकम ही माइनस में है, जहाँ पे नेट इनकम इनकी काफ़ी ग्रोथ में है, उसका जो एसेट हो वो काफ़ी अच्छा हो, और जो उसकी लायबिलिटी हो एसेट से 3 गुना कम हो, हाफ तो फिर भी हो ही, तब आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो ऐसे ही आपको, अब कैश फ्लो भी देख लीजिए, जब इतना कुछ देखे हैं तो ऐसे कैश फ्लो यहाँ पे बहुत अच्छा था। 20 करोड़ 2014 में, यहाँ पे प्लस में था। अब देखिए 2018 में ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। अब फ्री कैश फ्लो की बात करें, देखिए पूरा माइनस में है, जबकि अगर कब आपके पास फ्री कैश फ्लो नहीं है तो फिर मतलब क्या। तो कुल मिला के कंपनी ऑल ओवर लॉस में ही है। कुछ भी यहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं है जिसके कारण इन्वेस्ट कर सकें। तो ये थी सारी एनालिसिस, आपको खुद करनी है। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अपना जो पैसा है वो खुद लगाने के लिए डिसीजन लें, खुद एनालिसिस करें। और बाकी ठीक है, टिप तो लोग देते रहते हैं, और जो टिप के भरोसे रहते हैं लॉस उन्हीं को होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको किसी ब्रोकर के बारे में बताऊंगा, और क्योंकि अभी तक हमने किसी ब्रोकर के बारे में रिव्यू नहीं किया है, तो अगली वीडियो में आपको ब्रोकर के बारे में बताऊंगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।